बार ये सारी पॉलिसी लाते रहे। उसी तरह मोदी जी भी अपना कैंपेन करते रहे और उसी दौर में 5 हवाई अड्डों को बेच दिया और ये हमारा एजुकेशन बेच रहा है। ऐसे दौर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, हमें जो नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट सिखा रहे हैं, हमें नेशनल बनने की बात बता रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हर एक घर में होता है, जो जेएनयू आने का सपना देखता है, जो पढ़ने का सपना देखता है, एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है। उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तब मुमकिन है। शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि नौकरी पकौड़े तलना, आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है, तो हम नहीं मानते इसको नौकरी। नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए, ना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाए। गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लीजिए पूरे देश में, लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल एनिमी तब से किए जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटरनल एनिमी कोई है तो ये आरएसएस के लोग हैं। और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से है। ये लोग, जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए, तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है। ये लोग ही ब्रिटिशर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जीतेगा या फिर मृत्यु जीतेगा या सावरकर। जब माफीनामा दोगे तो सावरकर जीतेगा, माफीनामा दोगे, देश बेचोगे तो कौन जीतेगा? सावरकर जीतेगा। अगर इनकी चलती तो ब्रिटिशर के गुलाम होते हम, अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती। और इसीलिए फिर से एक बार ये दौर आ गया है कि एक ऐसे लोग हैं जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से। हवाई अड्डे बेच दिया, लाल किला तक बेच दिया, लाल किला। और इसीलिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंह के जनरेशन से, जो हंगर स्ट्राइक भी किया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, लेकिन अपनी लड़ाई चलाता रहा। ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सबको समानता होगी, सब शिक्षा ले सकता है, सब हेल्थ ले सकता है, और इस तरह के भारत की सपना हम देखते हैं। और इसीलिए आज हम जनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस मुद्दे को आगे लेके जाए और इनको बोले कि आप चाहते हैं एंटी नेशनल नेशनल का डिबेट करना, हम इन सारी चीजों पे डिबेट करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ है, आप बताइए, हमारा एजुकेशन कहाँ है, आपने कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितने नए यूनिवर्सिटीज खोले, ये सारी चीजें आप बताइए, वरना आपको ये देश का जनता उखाड़ फेंकेगा। ये हम उनको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ ये बोलते हुए यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम दहन करेंगे, उसको जलाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इस कैंपस में उस सोच को। और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को, यहाँ से जो आग जलेगी, उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इंश्योर करेंगे कि पूरे देश में ये बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेएनयू में, कैसे एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं और कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्सक्लूजन कर रहे हैं, किस तरह से सीट नहीं आ रही है एमफिल पीएचडी में, लोगों को रिसर्च करने ही नहीं देना है। एक सेंटर है एक्सक्लूजन का, उसमें एसटी का सीट नहीं है। इससे बड़ा एक्सक्लूजन क्या होगा? आप डेप्रीवेशन पॉइंट्स, जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, वहां पे डेप्रीवेशन पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं। बीए लैटरल एंट्री, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में पूछते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो बीए सेकेंड ईयर में देते हैं, उनको वो बंद कर रहे हैं। और तब कर रहे हैं जब पूरा एसएल बोल रहा है कि हमें बीए लैटरल एंट्री का एग्जाम चाहिए। ऐसे दौर में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखाड़ फेंकना है हमें।
होता कौन है राहुल गांधी हिंदुस्तानियों के बिहाफ में, भारतवर्ष के बिहाफ में शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने वाला? यह हक उसको दिया किसने? है क्या, था क्या वो उस वक्त? क्या देश का प्रधानमंत्री था? क्या देश का गृह मंत्री था? क्या देश का रक्षा मंत्री था? क्या किसी भी सेना का सेना प्रमुख था? किस हक से उसने हमारा भविष्य शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट के तहत बंद करने की हिम्मत करी? क्या सोच करके इसने वो करा? 2017 में जब डोकलाम चल रहा था, क्या सोच करके ये चाइना के डिप्लोमेट से मिलने गया था? किस हैसियत से ये मिलने के लिए गया था? क्या होता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? क्या बिसात है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की? क्या बेचता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? तुम जो हो इस तरीके के एग्रीमेंट्स और इस तरीके के एमओयू साइन करोगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बाकी लोगों के साथ, इस देश को बेचने के लिए, इस देश को गुमराह करने के लिए, और उसके बाद अपनी इसी शक्ल अचानक से जगोगे रात के अंधेरे में, एक वीडियो बनाओगे अपनी शक्ल लेकर के और उसको तुम पोस्ट कर दोगे और बोलोगे कि मोदी जी आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, मोदी जी आप बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 इंच की जगह उन्होंने नहीं ली है। आज तुम अपनी सेना को डाउट कर रहे हो। देश की सेना कह रही है, सेना प्रमुख कह रहे हैं, हमारे जो फील्ड लेवल के कमांडर्स और जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, हमने जो बोला है वही सच है। लेकिन इन्होंने जब भी हमारी लड़ाई किसी भी दुश्मन देश के साथ हुई है, इन्होंने कभी भी अपनी आर्मी का साथ नहीं दिया है। इन्होंने जाकर के ये दुश्मन देश के साथ खड़े हो गए। आज भी ऐसे जयचंद हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नाम पर पल रहे हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, वो जो है एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बन के रह गए, वो विदेश की मैडम के हाथ का खिलौना बन के रह गए। उन्होंने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जो है नेहरू जी के समय का या 2010 से 2013 तक मनमोहन सिंह जी का, मैडम सोनिया गांधी के का हिंदुस्तान नहीं है। ये वो हिंदुस्तान है जो जब सब देखता है सब समझता है, और हिंदुस्तान का जो 56 इंच का प्रधानमंत्री खड़ा है ना, उसके साथ ये देश खड़ा हो रखा है, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि फौज हमारी बिल्कुल वो जो है बहुत केपेबल थी, है और रहेगी, लेकिन फौज को भी पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। सोनिया गांधी, मैडम गांधी जी, जिन्होंने 80s में इस देश की नागरिकता ली है, सोनिया गांधी जी जिनसे एक शब्द नमस्कार तक वो शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाती हैं, सोनिया गांधी जी जो हिंदुस्तान की धरती पर बोझ बन के बैठी हुई है, सोनिया गांधी जी जिसने इस देश की राजनीति को कुठाराघात कर करके इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैडम सोनिया गांधी जी जो पुत्र मोह में ऐसी अंधी हो गई हैं, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है कि उस मंद बुद्धि को, जो एमपी का मतलब कहीं किसी ऑफिस में 4th क्लास में जाने के लायक नहीं है, उसको देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही हैं, उनके वो इस तरीके की जब बातें करती है ना, तो साफ साफ इस देश को दिखता है कि वो चाहती क्या है, वो चाहती क्या है। उनसे तो एक एक चीज, एक एक प्रश्न पूछना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिएगा वो कभी भी जो है 1-to-1 इंटरव्यू नहीं देती हैं किसी को, हिम्मत ही नहीं है उनके। राइट विंग के चैनल से आप जाके उनसे पूछ लीजिए, वो आपके सामने आएंगी नहीं। हमें इस देश के जयचंदों के भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं। जब हम पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, पानीपत तृतीय की लड़ाई पढ़ते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हम जो है हार गए थे उस लड़ाई को। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त भी हमारा जो मराठा वॉरियर था सदाशिवराव भाऊ, वो अब्दाली से हारा नहीं था, उसको हराया गया था। हमारे यहाँ के छोटे छोटे जो रजवाड़ों के जो राजा थे, वो जाकर के अब्दाली के साथ मिल गए थे, वो जयचंद हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सदाशिवराव भाऊ हारे। और इसलिए हमारे, क्योंकि वो जो है उनकी छोटी छोटी सोच होती है, छोटी राजनीति, छोटा गेन, छोटा अपनी किंगडम बचाना, अपनी राजनीति करना। तो ये इतिहास से चला आ रहा है। हमको हराने वाला कोई बाहर का आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। हमने हार देखी है या हमने तभी दुख झेला है जब हमारे अपने लोगों ने इस हिंदुस्तान की धरती पर, मां भारती पर कुठाराघात किया है। ये इतिहास है। और दुख की बात यह है कि आज भी ऐसे जयचंद हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नाम पर पल रहे हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, वो जो है एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बन के रह गए, वो विदेश की मैडम के हाथ का खिलौना बन के रह गए। उन्होंने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर उनकी अपनी इच्छा नहीं थी तो वो खड़े क्यों नहीं हुए? आप ये बताओ मुझे, आपने जैसे अभी बोला कि 2010 से 2013 तक हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने 600 बार
600 बार वो अंदर आए हैं हमारी धरती में, 600 बार उन्होंने हमको आकर के अटैक किया है। उसकी बात मनमोहन सिंह क्यों नहीं करते हैं? भूल गए क्या मनमोहन सिंह? जुलाई अगस्त में जब भी मौसम अच्छा होता था वो हमारी सीमाओं पर आते थे, हमेशा वो अंदर आए और हमेशा उन्होंने हम पर अटैक किया। उन्होंने हमारी 640 स्क्वायर मीटर जमीन हड़प ली। और उसके बाद हमारे उस समय के एक फॉरेन सेक्रेटरी होते थे इनके, मनमोहन सिंह के, यूपीए 2 की गवर्नमेंट के, श्याम शरण उनका नाम था। वो जब लद्दाख गए और उन्होंने देखा कि 640 स्क्वायर मीटर जमीन चाइना ने ले ली है, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को वहां से इन्फॉर्म किया कि चाइना ने नई एलएसी बना दी है। जो पुरानी जो एलएसी थी 60s की, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड करके नई एलएसी बना दी है। तब मनमोहन सिंह चुप क्यों थे? तब वो सच्चाई मनमोहन सिंह जी आज क्यों नहीं देश को बताते हैं? राहुल गांधी क्यों वो सच्चाई नहीं बताते हैं? इतना बड़ा धोखा हुआ देश के साथ, आज तक तो इन्होंने कभी देश को इस बारे में नहीं बताया, कभी नहीं बताया। तो ये इस तरीके की बात करेंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी मंदबुद्धि आदमी खड़े होकर के बोलता है कि आप हमें जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि लद्दाख के बॉर्डर पर वहां पर क्या हो रहा है, गलवान वैली में क्या हो रहा है, एलएसी में क्या हो रहा है। इनसे ये पूछो कि आपके नाना जी इस देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। आप मुझे ये बताओ कि उस समय उन्होंने बॉर्डर्स डिफाइन क्यों नहीं किए? किसने रोका था उनको रोका था उनकी महत्वाकांक्षाओं ने। उनको इंटरनेशनल लीडर बनना था। वो जो है संधियों के बाद संधियों, अग्रीमेंट के बाद अग्रीमेंट करते जा रहे थे चाइना के साथ। उन्होंने कभी देश का प्रधानमंत्री बनकर के इस देश के लिए नहीं सोचा। आप सोचो 1951 से लेके 1957 तक चाइना ने 179 किलोमीटर की सड़क बना दी अक्साई चीन पे, हमारे एरिया में, और हिंदुस्तान को पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जो है मस्त नींद में सो रहे थे, विदेशों की यात्रा कर रहे थे, इंटरनेशनल लीडर बनने पर तुले हुए थे, और वो हमारी नाक के नीचे से वो 179 किलोमीटर की